वालेकुम दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू सॉइल साइंस विद आसिफ अली। आप सब लोगों को वेलकम किया जाता है एक और वीडियो में। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक पाकिस्तान के हर शख्स की ज़रूरत है। जितने भी हमारे पाकिस्तान की अवाम है उस अवाम को इस टॉपिक के बारे में पता होना बिल्कुल ज़रूरी है। ना सिर्फ रिसर्चर्स, एग्रीकल्चरिस्ट, बल्कि जितने भी हमारे कमीशन के कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो CSS दे रहे हैं, PMS दे रहे हैं या कोई और एग्जाम दे रहे हैं, तो उन सब की ये इस टॉपिक को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो टॉपिक है हमारा, ये है प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और आप सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है वो पाकिस्तान की बैकबोन है। बिकॉज पाकिस्तान की एग्रीकल्चर जो है, पूरा पाकिस्तान जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होता है। अगर हमारी एग्रीकल्चर अच्छी होती है तो हमारा हर एक जो भी बिजनेसमैन होगा वो अच्छे तरीके से सरवाइव कर लेता है। ओके, सो आज बिना किसी देर के चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर असल में है क्या। रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है दी इकोनॉमी सर्वे ऑफ पाकिस्तान, उसमें एग्रीकल्चर की बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। अच्छा, इसमें हमारी जो एग्रीकल्चर की GDP है, पिछले साल हमारी GDP थी 22.2%, लेकिन इस दफा हमारी 2% GDP इंक्रीज हुई है ड्यू टू एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अच्छा, अभी जो हमारी है 24% GDP आई है और 37.4% जो है हमारी एम्प्लॉयमेंट रेशो है उसका। ओके, सो इस अगर हम एग्रीकल्चर को अच्छे तरीके से मैनेज कर लें, उसकी प्रोडक्टिविटी पे काम करें और जो भी उसके प्रॉब्लम्स हैं उसको रिजॉल्व करें, तो हम लोग इसको मजीद इंक्रीज कर सकते हैं। इतना इंक्रीज कर सकते हैं कि बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, हमें IMF से लोन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आते हैं एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स के ऊपर के पाकिस्तान में एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स कौन से हैं। सबसे पहले जो एग्रीकल्चर प्रॉब्लम है हमारे पास वो है क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज एक ऐसा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, क्लाइमेट चेंज के ऊपर थोड़ा क्लाइमेट चेंज को समझ लें कि पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैसेस में वो 0.9% है। मतलब 1% भी हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन टॉप पे जो 10 अफेक्टेड कंट्रीज हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, उसमें पाकिस्तान टॉप 10 में आ जाता है। तो यानी हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, हमारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन ड्यू टू डेवलप्ड कंट्रीज, उनकी वजह से जो ग्रीन हाउसेस गैसेस जो उनसे खारिज होती हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान अफेक्टेड होता है। ओके, सो आपने देखा 2021-22 में हमारी जो एग्रीकल्चर थी, पर्टिकुलरली हमारे जो मेजर क्रॉप्स थी राइस और कॉटन, ये दोनों की दोनों जो है बिल्कुल तबाह हो गई थी। किस तरह से तबाह हो गई थी? आप अगर 2021 और 22 की रिपोर्ट देख लें एग्रीकल्चर की, तो उसमें 41% कॉटन प्रोडक्टिविटी जो है वो अफेक्टेड हुई थी और राइस 21% जो है हमारी वो अफेक्टेड हो गई थी। अच्छा, ये किस वजह से हुई थी? ये हुई थी हमारी फ्लड की वजह से, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी जो रेनफॉल हुई थी वो बहुत ही ज्यादा हुई थी। वो अननोन रेनफॉल जो थी हमारी वो इतनी ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से हमारी पाकिस्तान की एग्रीकल्चर जो है वो अफेक्टेड हुई थी। आते हैं नंबर सेकंड पे, हमारी टेम्परेचर जो है एक ऐसा इफेक्ट है हमारा क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिसकी वजह से हमारी जो पोलिनेशन होती है, राइस क्रॉप हो या कोई और क्रॉप हो, अगर आप रिसर्चर हैं तो आपने रिसर्च की होगी, देखा होगा, अगर आपकी पोलिनेशन के टाइम, पोलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां से हमें बाय प्रोडक्ट सीड मिलता है, उस टाइम अगर आपका 35 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो आपकी पोलिनेशन का जो अमल होता है, प्रोसेस होता है, जो आपकी बाय प्रोडक्ट सीड बनने का जो तरीकेकार होता है, प्रोसेस होता है, वो नहीं बन पाता। तो हमारे यहाँ पे जो पाकिस्तान में हमारा मोस्टली जो सिंध में हमारा टेम्परेचर है, कुछ सालों से लेके हमारा जिस टाइम के पोलिनेशन का प्रोसेस होता था उस टाइम हमारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ जाता था, और जिसकी वजह से हमारा जो फाइनल ग्रेन था वो नहीं बन पाता था। आते हैं सेकंड नंबर पे, हमारी जो नकली अद्वियात होती हैं या नकली फर्टिलाइजर्स जो यूज हो रहे हैं, काफी सालों से आप लोगों ने देखा है कि जो हमारी नकली अद्वियात चल रही हैं। अच्छा, ये तीन चीजें होती हैं, नकली पेस्टिसाइड्स होती हैं हमारी, नकली फर्टिलाइजर होते हैं, नकली सीड्स होते हैं हमारे। ये तीन चीजें अगर फार्मर के पास आ जाती हैं तो हमारी एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। अच्छा, ये तीन फैक्टर किस तरह से आते हैं? ये जो मिडिल मैन होते हैं, अगर आप देखें अभी यहाँ पे जो राइस है हमारे यहाँ, राइस की जो हाइब्रिड राइस यहाँ पे उगाते हैं फार्मर्स, तो राइस की जो बैग जो है फार्मर के पास जाती है, तो मिडिल मैन क्या करते हैं, वहां पे जाके उस फार्मर से वो बैग जो होती है, खाली बैग जो है वो पैसों पे ले लेते हैं। वो एक बैग तकरीबन 500 रुपए में लेते हैं।
तो ये फार्मर्स के लिए भी मैसेज है कि काइंडली आप उन्हें वो बैग्स ना दें। वो क्या करते हैं, वो बैग्स वहां से उठा के फिर उसमें कोई आम सा सीड उसमें डाल के फिर शॉपकीपर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि ये जो आपने सीड हमें दिया था ये वापस ले लें और हमें जो है ना ये सीड नहीं चाहिए। या वो क्या करते हैं, किसी और फार्मर को 500 रुपए 1000 रुपए सस्ता दे देते हैं ताकि वो वहां से कमाई कर ले। अच्छा, हमारा फार्मर खुश हो जाता है कि मुझे एक बैग के 500 रुपए मिल गए और मुझे क्या चाहिए। ये रिवर्स गेम होती है और किसी न किसी फार्मर को जाके वो सीड नकली लग जाता है जिसकी वजह से ये मसला हो जाता है। उसके बाद आते हैं नकली पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर। डीएपी में आप लोगों ने काफी साल से देखा था, अभी जो है इसकी काफी कंट्रोल गवर्नमेंट ने कर लिया है, लेकिन कुछ सालों से नकली डीएपी भी चल रहा था और जिसकी वजह से जो है हमारा फार्मर जो है फेस कर रहा था। आते हैं नंबर थर्ड पे। थर्ड प्रॉब्लम जो है हमारी वो है हमारा टाइमली वाटर अवेलेबिलिटी। टाइमली वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ही जरूरी होती है। अभी राइस क्रॉप देख लें, यहाँ पे राइस क्रॉप लगी हुई है और टाइमली वाटर की अनअवेलेबिलिटी की वजह से जो है हमारा राइस क्रॉप जो है वो बिल्कुल सूख के सड़ रहा है। और गवर्नमेंट को इस दफा आप रिपोर्ट देख लें, जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ रिपोर्ट आई, एग्रीकल्चर की रिपोर्ट आई है 2024 की, उसमें इस दफा पानी का मिकदार बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी ज्यादा है, अच्छा ये टोटल पानी तो ज्यादा है लेकिन फार्मर्स के लिए अवेलेबल नहीं हो रहा। और ये क्यों नहीं अवेलेबल हो रहा, इसके बारे में सबको पता है कि ये अवेलेबल होना चाहिए। अच्छा, ये अवेलेबल क्यों नहीं हो रहा, इसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन ये है कि हमारा जो पानी है वो लास्ट में जो हमारा टेल में हमारा फार्मर बैठा होता है, उसके आगे जितने भी फार्मर्स बड़े जमींदार होते हैं वो उनको वो पानी जो उसका फ्लो बंद कर लेते हैं, अपनी जमीनें जो है पहले भर लेते हैं। बहरहाल इन चीजों पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और देखना चाहिए कि लास्ट में जो है हमारा पानी का निजाम जो है लास्ट में टेल में फार्मर बैठा है उसे पानी मिलना चाहिए। अच्छा, एक और अभी जो रिसेंटली इंडस रिवर का जो एक डोर था वो टूट गया था, जिसकी वजह से भी काफी टाइम जो है पानी को रोक के रखा था इन्होंने और पानी नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से काफी सारे इलाके जो है सिंध के वो सिवियरली अफेक्टेड हो गए, जिसकी वजह से उनका बीज सड़ गया था। आते हैं अच्छा फर्टिलाइजर अवेलेबिलिटी पे। फर्टिलाइजर अवेलेबिलिटी टाइम पे नहीं होती। फर्टिलाइजर अवेलेबिलिटी हमारी अगर टाइम पे नहीं होती, जिसके वजह से हमें हमारे क्रॉप को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से जो है हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं आती। तो गवर्नमेंट को चाहिए और जितनी भी हमारी कंपनीज हैं, अच्छा ये क्या कर रहे हैं, अभी ये जो हमारा फर्टिलाइजर है ये क्यों वहां पे फार्मर को नहीं दिया जाता, क्योंकि अभी हमारे मुल्क में जितना भी प्रोडक्शन हो रही है फर्टिलाइजर की वो इनफ है टू प्रोवाइड ऑल फर्टिलाइजर टू द फार्मर्स। हमारे फार्मर के लिए इनफ जो है प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन क्या करें, जितने भी अकाउंट होल्डर्स होते हैं हमारे यहाँ पे, जितने भी पाकिस्तान में अकाउंट होल्डर्स हैं, पर्टिकुलरली सिंध में जितने अकाउंट होल्डर्स हैं जिनके पास फर्टिलाइजर के अकाउंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको सेव कर लेते हैं और शॉर्ट कर लेते हैं। ये जो शॉर्टेज होती है जिसकी वजह से इसकी वजह से ना सिर्फ वो फार्मर को मुश्किलात होती है, उसे फर्टिलाइजर टाइमली नहीं मिल पाता, बल्कि जो हमारा एक पॉकेट डीलर होता है जिसका अकाउंट नहीं होता उसे भी फर्टिलाइजर नहीं मिल पाता। अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है कि उसके जितने भी कस्टमर्स होते हैं वो भी अफेक्टेड होते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारा जितना भी फर्टिलाइजर है वो टाइमली अवेलेबल करवाएं टू द फार्मर। अगर फार्मर को वो टाइमली मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, आसानी से फिर उसे इस्तेमाल करेगा और उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी आ जाएगी।